हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है 65 डे स्ट्रेटजी फॉर बीपीएससी 17 बीपीएससी। ये उसका डे 1 है। इसमें जो है कि हम हमारा प्लान क्या है इस इनिशिएटिव में। तो हमारा प्लानिंग ये है कि हम डेली अपने चैनल पे 4 वीडियो डालेंगे। और ये वीडियो जो है कि बस आपके रिवीजन के पर्पज से होंगे। हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं स्टार्ट से लेके लास्ट तक। ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और हमारा मेन पर्पज इस इनिशिएटिव का रिवीजन ही है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का टारगेट है हमारा एक पॉलिटी का वीडियो आएगा। उसके साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ एक टेस्ट का वीडियो आएगा। तो इन सभी चीज़ों को टेस्ट, ठीक है, टेस्ट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, पॉलिटी हो गया, और 3 से 4 मॉडल आंसर जो कि हम नाइट टाइम में या शाम को समय में भी डालें। ये जो है कि हमारे चैनल पे डाले जाएंगे डेली के डेली। और इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो है कि हम जो आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्या, हमारा मिसेलेनियस कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल है विद की टर्म्स। ओनली की टर्म्स हमने यहाँ पे यूज किया है, देख सकते हो आप यहाँ पे जो मैंने ओनली की टर्म्स यूज किया है। इन की टर्म्स को ही हमने यहाँ डिस्कस किया है। जैसे कि जो हमारा पहला है, कुछ आप जानते हो कि जो भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हुआ तो उस समय जितने भी प्रोविजन थे मैक्सिमम, वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, किसी न किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। तो इसमें जो बॉर्डर फीचर थे, मतलब जो भी दूसरे कंट्री से लिया गया, इसमें जो पहला हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये था पहला हमारा फेडरल, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर की जितने भी हमारे स्टेट थे उस समय, प्रिंसरली या प्रोविंसेस, उन सबको मिला के हम एक कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, एक कंट्री बनाएंगे। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से लिया गया। साथ ही साथ में जो गवर्नर का पावर है, ठीक है, गवर्नर का जो पोस्ट था, ये हमारा जो है कि अगेन 1955 से लिया गया। जुडिशरी जो है, देखिए, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंसेप्ट था, जिसमें जो है कि एक यूपीएससी होता था जो सेंट्रल लेवल पे होगा, और एक जो है कि एक एसपीएस होता था, ठीक है, एसपीएससी होता था जो कि स्टेट लेवल पे होगा। ये कॉन्सेप्ट अगेन जो है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इसके साथ साथ इमरजेंसी के कुछ प्रोविजंस हैं, ये भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर पोस्ट, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सभी चीजें जो है कि हमारे किससे ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हमारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, ब्रिटिश जो थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ली गई थी। तो ये था हमारा, आप सभी को पता होगा, सिंगल सिटीजनशिप। देख रहे हो हमने यहाँ पे जो भी चीजें मेंटेन की, बस की वर्ड से एक बार आप इन चीजों को देख लोगे तो आपके माइंड में जाके सीधा हिंट करेगा, सेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ हमने अनर्गल कुछ चीजें लिखी ही नहीं है, ये हमारे सेल्फ के नोट्स हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ब्रिटिश से क्या लिया गया था, ये लिया गया था सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की किस प्रोसीजर के तहत जो है कि हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम वर्क करेगा, कैबिनेट सिस्टम हो गया, और इसके साथ साथ जो है कि जो रिट का जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। सभी को पता होगा कि आपका जो है कि हाई कोर्ट का रिट का जुरिडिक्शन जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविजन थे ना, हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, ये है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। पार्लियामेंट के जो अंदर एमपी वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके जो प्रिविलेजेस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन है। फिर इसके बाद से बाइकैमरलिज्म भी जो है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। बाइकैमरलिज्म मीन्स में क्या होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट में है, एक लोकसभा है, ठीक है, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, और हमारा एक जो है कि राज्यसभा है, ठीक है, जिसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। तो ये सारे जो है कि प्रोविजन जो थे, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, बाइकैमरलिज्म हो गए, ये सारे के सारे किससे लिए गए हमारे, ये लिए गए हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे कुछ प्रोविजंस थे वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या लिया गया, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि किस तरीके से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटाना है, इस प्रोसीजर को हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसके बाद से हमारा जुडिशियल रिव्यू हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हो गए। ये सारे जो प्रोसीजर थे ना,
किस प्रोसीजर के तहत, और ये कॉन्सेप्ट थे हमारे यूएस ओरिजिन है। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फंडामेंटल राइट्स का है, ये किससे लिया गया हमारा, ये लिया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद से जो प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूएन चार्टर से। लेकिन यूएन चार्टर में कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको लिया गया है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से लिए गए हैं, यूएस से लिए गए हैं। और क्या क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल्स। अब कुछ प्रोविजन जो थे, जो भी हमारे फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पता होगा डीपीएचपी हो गया, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, जो सिस्टम फॉलो होता है हमारे यहाँ, फिर से नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा किस तरीके से हो गई, ये सारे प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, कनाडा से क्या क्या लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिन है, ये ओरिजिन है कनाडा से। फिर रेसिडेंटी पावर विद द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है, ये सारे प्रोविजन हमारे कनाडा से लिए गए हैं। साथ ही साथ में जो होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रोविजन भी हमारे कनाडा से लिया गया है। जर्मन से क्या लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब कि क्या ऐसे कुछ कंडीशंस होंगे या क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम जो है कि फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के कंडीशन में सस्पेंड कर सकते हैं। ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया हमारा, ये लिया गया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूएसएसआर, जिसको अभी प्रेजेंट में हम रसिया बोलते हैं, यहाँ से क्या क्या लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जो है कि आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इन प्रियम्बल, जो प्रियम्बल में जो आइडियाज हैं हमारे सोशल के, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की गई है, ये कॉन्सेप्ट हमारा यूएसएसआर का ओरिजिन है, जिसको रशिया बोलते हैं। हमारे फ्रेंच में क्या क्या लिया गया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जो आइडिया ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया और फ्रेटर्निटी हो गया, जो प्रियम्बल में मेंशन है वर्ड्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट हमारा कंट्री कौन सा है, साउथ अफ्रीका से क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ये हमारा प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस प्रोसीजर को फॉलो करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, पता होगा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो है कि ये मेंशन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये कहाँ से लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इस चीज को अच्छे से सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर जो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है कॉन्करेंट लिस्ट है जो, ठीक है, जिसपे जो है कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। फिर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन द सिचुएशन ऑफ द डेडलॉक बिटवीन द टू, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं, इज ऑल कॉन्सेप्ट आर टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो है कि जापान हो गया, ठीक है। जापान से क्या लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं पीईबीएल, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमारे जापान से लिया गया है। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है बना के कि पीईबीएल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किससे लिया गया है, जापान से लिया गया है। और ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, एक्ट एंड ऑर्डर, कुछ ऐसे एक्ट एंड ऑर्डर होते हैं जो पार्लियामेंट वगैरह हमारे पास करते हैं, लेकिन उसके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे है, ठीक है, हम किस बेसिस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज कर सकते हैं, क्या ऐसे रीजन होंगे। तो पहला इसमें रीजन क्या है हमारा, इन्फ्रिंग फंडामेंटल राइट, यदि वो हमारे फंडामेंटल राइट को जो है कि उससे इन्फ्रिंग कर रहे हैं, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ में यदि वो इस तरीके से है कि आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी डेट हैज फ्रेम इट, मतलब कि जो इस अथॉरिटी ने उसको फ्रेम किया है, उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है, तो हम उस इस बेसिस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, जो भी एक्ट या ऑर्डर है उस अथॉरिटी ने पास किया है। फिर जो है कि इसमें देखिए रिपुगेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो एक्ट और ऑर्डर पास किया गया है उसके अगेंस्ट हो, जैसे फंडामेंटल राइट को हमारे इन्फ्रिंग कर रहा हो, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया। कुछ इस तरीके से हो जो फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट और इसके बीच में इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हो, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इन कंडीशंस पे हम उन लॉज को, ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या है ना, डायसिस रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं? इसको पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल क्लासेस टू ऑर्डिनरी लॉ, जितने भी लॉस हैं उसके आगे सभी लोग एक समान हैं। फिर क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ अलोन। ठीक है, नो आर्बिट्रेरी पावर एवरीवन एनीवन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि किसी के पास कोई आर्बिट्रेरी पावर है नहीं। ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं। तो ये जो 3 लॉस हैं, ठीक है, जिसमें थर्ड हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टैंड फॉर द ऑर्डिनरी लॉ लीगल स्पिरिट। ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायसिस रूल ऑफ लॉ। और इस तरीके से आपके पेपर में एक स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है कि कौन कौन से इसमें से जो है कि डायसिस रूल ऑफ लॉ है, तो आप इजीली बता सकते हो इसमें। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन था, कुछ शेड्यूल्स थे। ठीक है, इनको देख लेते हैं कि किस शेड्यूल में क्या चीजें मेंशन थी। तो पहला हमारा शेड्यूल आता है, इसमें क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज। ठीक है, ये चीजें इसमें मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है हमारा? सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये नाम जो बोल रहे हैं ना, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है कि किस किस का नाम इसमें सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। इसको आप लोग आराम से सुनिए। इसमें क्या है? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी। ठीक है, स्पीकर में कौन? डिप्टी स्पीकर। साथ ही साथ में जो है कि चेयरमैन हो गए। चेयरमैन में कौन? साथ ही साथ में डिप्टी चेयरमैन भी हो गए ऑफ द स्टेट एंड द पार्लियामेंट एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, साथ ही में हाई कोर्ट और केग, इन सबका जो है कि सैलरी एंड अलाउंस जो है किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें किसमें मेंशन है? हमारे शेड्यूल 2 में मेंशन है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एमपी एमएलए इन सब चीज के बारे में किसी का कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया का है प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ आपको, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी। ठीक है, चेयरमैन हो गया, फिर डिप्टी चेयरमैन हो गए ऑफ द स्टेट एंड पार्लियामेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द केग हो गया। ठीक है, इन सभी का सैलरी एंड अलाउंस जो है कि सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा? ये है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं? इसमें क्या क्या है? ओथ्स एंड अफर्मेशंस हैं, कि मतलब कौन कौन ओथ्स एंड अफर्मेशन लेंगे थर्ड शेड्यूल के अंदर में, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसमें पहला हमारा क्या है देखते हैं, एमपी। ठीक है, एन एमपी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ठीक है, जो एमपी होगा और साथ ही साथ में एमपी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जो एमपी बनने के बाद से संसद में लेगा ओथ एंड इन्फॉर्मेशन की शपथ, और एमपी का जो कैंडिडेट होगा जो नॉमिनेशन फिल करता है, इन दोनों का ओथ एंड इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंशन है? थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। इसके साथ एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए, एमएलए कैंडिडेट हो गए फॉर सिलेक्शन। थर्ड क्या है? मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट बोर्ड। ठीक है, दोनों का मेंशन है यहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो चाहे स्टेट का हो। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके साथ ही साथ के का ऑफिसर हो, उसका ऑथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। फिर हम बात करते हैं आगे, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ऑथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। ठीक है, नोट इन, इसमें हम यहाँ पे स्पेशल, ठीक है, ये नोट के फॉर्म में है। यहाँ पे नोट के फॉर्म में है क्या कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनका जो होता है, ये 3 लोगों का जो होता है, ठीक है, इन 3 लोगों का जो होता है ये ओथ एंड अफर्मेशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ कि ये पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनका जो है कि ओथ एंड अफर्मेशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? आर्टिकल में मेंशन है, ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है हमारे। फिर से मैंने इस चीज को रिपीट कर दिया कि आपको याद हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ शेड्यूल की, कि फोर्थ शेड्यूल में हमारे क्या क्या मेंशन है। तो इसमें क्या मेंशन है? एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स, ओनली एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा की जो सीटें हैं ये हमारे फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। इसमें हमारा जो है कि लोकसभा की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा? फिफ्थ शेड्यूल देख लेते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है हमारा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, याद रहे कि फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में सिक्स शेड्यूल को देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इन 4 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के जो है कि 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज के बारे में ही मेंशनिंग है हमारे सिक्स शेड्यूल में। हम इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं? हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? मेरे नाम से। ठीक है, AMIT। ठीक है, अमिट
ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ए से हो गया असम, एम आई से क्या हो गया मिजोरम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, और एम ई से मेघालय हो गया। इस तरीके से आप जो है कि शॉर्ट फॉर्म में इन स्टेट्स को याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट इसमें क्या है, सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में क्या है हमारे लिस्ट लिस्ट है, ठीक है। क्या किस तरीके की लिस्ट है इसमें सेवन शेड्यूल में, जिस तरीके की जैसे होते हैं ना सेवन शेड्यूल, जैसे कि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, एक किसके बेस पे होता है, ये होता है एक सेंटर का लिस्ट हो गया, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट हो गया। एक होता है हमारा जो स्टेट लिस्ट हो गया, जिसपे स्टेट कानून बना सकता है। थर्ड क्या होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट होता है, जिसपे जो है कि दोनों कानून बना सकते हैं। ये सभी चीजें किसमें मेंशन है हमारे सेवन शेड्यूल में, ठीक है। एट शेड्यूल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या मेंशन है हमारा, जो हमारे 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, और इसमें इंग्लिश मेंशन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे बस मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। आप इस पे ना जाइए कि हमारा पीडीएफ इंग्लिश में है, आपको एक एक चीज हम याद करवा देंगे। और आपका इस बार का बीपीएससी का प्री या यूपी पीसीएस का प्री देने वाले हो, उसमें एक क्वेश्चन यदि यूपी पॉलिटी से आ जाता है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसको करके आओगे, यदि आपने अच्छे से जो है कि मन से इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, इस वीडियो को देखा है 2-3 बार, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या है इसमें, नाइन शेड्यूल देख लेते हैं। नाइन शेड्यूल में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन एक्ट्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, कुछ ऐसे इसमें लॉस को डाला गया है जो हमारे कोई एक्ट समथिंग गवर्नमेंट पास करती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाता है, ठीक है। इसमें कौन सा ये आर्टिकल है, ये 31 का बी आर्टिकल है इसमें, ठीक है। इस शेड्यूल में हमारा 31 का बी आर्टिकल आता है, और इसमें ये मेंशन है कि कुछ ऐसे एक्ट्स लॉ हैं, यदि उनको हम इस शेड्यूल में रख देते हैं तो उसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कोर्ट उसको टच नहीं कर सकता। इसके बारे में आगे और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से विवाद हुए हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, और किस तरीके से जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास पावर है कि हम 9 शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट्स वगैरह रख रहे हो आप, ठीक है, उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। अब 10 शेड्यूल देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। और 11 देख लेते हैं, 11 में क्या है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। और 12 में क्या है आप सभी को पता होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमने शेड्यूल को, जितने टाइप के शेड्यूल्स हैं इनको देख लिया, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको दोबारा ऊपर जाके, अगर नहीं याद हुआ हो दोबारा जाके फिर से देखिएगा। अब जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को देख लेते हैं हम। तो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो हमारे बस इंडियंस को, जो इंडियन सिटीजन है उनको ही दिया गया है। कौन कौन से इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारा पहला आर्टिकल 15 है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट दिया गया है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 हो गया है, किया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में हर कोई इक्वल है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव जाति कास्ट सेक्स के बेसिस पे नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 19 है, इसमें क्या हमारा फ्री स्पीच मेंशन है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है इसमें। फिर आर्टिकल 29 है जो कल्चरल राइट से संबंधित है। और उसके बाद से नेक्स्ट हमारा राइट क्या है इसमें, नेक्स्ट है आर्टिकल 13, ठीक है। ये जो राइट्स हैं हमारे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे, ये बस हमारे हम इंडियंस को अवेलेबल है, ठीक है, जो इंडियंस हैं इनको ही अवेलेबल है। ये हमारे जो फॉरेन्स होते हैं, एलियंस होते हैं, इन लोगों को ये चीजें अवेलेबल नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं ना, और जितने भी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो सबको जो है कि इक्वली अवेलेबल है, मतलब ऑल अदर राइट्स एंजॉय बाय द सिटीजंस एंड द एलियंस, ठीक है। लेकिन जब एलियंस की बात करते हैं, एलियंस में कौन से एलियंस, जो एनिमी एलियंस है, जिनके साथ हमारा कंट्री का कभी ना कभी वार हुआ है समथिंग, जैसे पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया, इनको बोलते हैं हम एनिमी कंट्रीज बोलते हैं। और इनके अंदर जो समथिंग कोई फॉरेनर्स आता है तो इनको एनिमी एलियंस बोलते हैं। इनको जो है कि आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन नहीं है, जिसके अंदर कुछ अरेस्ट या डिटेंशन वगैरह आते हैं। इसके साथ साथ कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, आर्बिट्रेरी एक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ठीक है, जो स्टेट का जो एक्शन है हमारे अधिकार क्षेत्र के ऊपर, इससे प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमको फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये कौन कौन से राइट्स हैं हमारे, आर्टिकल 19 है जो राइट टू फ्रीडम है, और आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ है। ये हमको स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए मिला हुआ है।
इसमें से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट और साथ ही साथ में जो इंडिविजुअल कोई एक्शन होता है इसके उससे प्रोटेक्शन के लिए हमको मिला हुआ है। जैसे कौन सा है हमारा 15 का 2 है आर्टिकल, फिर आर्टिकल 17 है, ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला, फिर आर्टिकल 23 है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है इसमें, ठीक है। इसके बाद से 4 आर्टिकल 24 है ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हमको स्टेट और साथ ही साथ में कोई इंडिविजुअल का एक्शन है इससे प्रोटेक्शन के लिए हमको मिला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है आर्टिकल 18 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मेंशन है आर्टिकल 18 में कि टाइटल्स, ठीक है, टाइटल्स को लेकर इसमें बात की गई है। किसी को कोई स्पेशल टाइटल्स लगाने का कोई परमिशन है नहीं, ठीक है। और इसमें जो है कि देख लेते हैं आर्टिकल 35 देख लेते हैं। आर्टिकल 35 में क्या मेंशन है हमारा ओनली सेंटर, ठीक है, ओनली सेंटर कैन मेक लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए जो बस सेंटर के पास पावर है कि वो जो भी लॉस वगैरह जो भी बना सकती हैं। अब इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, ठीक है, जो कि हमारा आर्टिकल 12 है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि स्टेट को डिफाइन किया गया है कि हमारा स्टेट का डिफिनेशन क्या है। तो स्टेट का डिफिनेशन में हमको इसमें क्या क्या बोला गया है कि स्टेट वो है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्म ऑफ स्टेट। फिर उसके पास गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी स्टेट के डिफिनेशन में आएंगे। फिर जो लोकल अथॉरिटीज हो गए ये भी स्टेट के डिफिनेशन में आएंगे। फिर अदर अथॉरिटीज कौन कौन है जो स्टेट के डिफिनेशन को फुलफिल करते हैं, यह डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करती है, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है एंड आईडीबीआई है, ठीक है, आईएफसी है। ये सभी जितने भी क्या है ये सभी जो कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट को फुल सेटिस्फाई करते हैं और एक स्टेट के डिफिनेशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जो नॉन स्टेट के डिफिनेशन में आते हैं, कौन से हैं, कोऑपरेटिव हो गए, एनसीईआरटी हो गए, क्योंकि इसकी जो फाइनेंसिंग है टोटली स्टेट से नहीं होती। फिर सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल कैपेसिटी में जो है कि नॉन स्टेट है। इसके साथ साथ बीसीसीआई हो गया और यूएन हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना कि इस तरीके से आपके पेपर में पूछ सकता है कि स्टेट का डिफिनेशन किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है। तो उस स्टेट का डिफिनेशन किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, ये आर्टिकल 12 में मेंशन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यह आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जैसे आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है उस तरीके से आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है कि लॉ है क्या, किसको हम लॉ बोलेंगे और किसको लॉ नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या है, इसमें इसमें देखिए पहला क्या है कि लॉ के अंदर वो चीजें आएंगी जो परमानेंट लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएंगे, कुछ एक्ट वगैरह कुछ बनाएंगे, और लॉ के डिफिनेशन के अंदर में आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि कुछ इस तरीके के होते हैं जो ऑर्डिनेंस के पर्पज से, ठीक है, इशू करते हैं गवर्नमेंट या गवर्नर हो गए, तो वो भी लॉ के डिफिनेशन में आएंगे। फिर कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गए जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो गए, बायला हो गए, रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये सभी के सभी लॉ के डिफिनेशन में आती हैं। फिर जो है कि नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस होंगे जैसे कस्टम्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये भी लॉ के डिफिनेशन में आते हैं। लेकिन जो है कि इसमें साथ ही साथ में एक चीज और मेंशन किया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रिपीट करके दोबारा बताऊंगा इस चीज को कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि नॉट ए लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, ठीक है, बाकी सब एक्ट तो हमारे लॉ के डिफिनेशन में आएंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आएंगे, ठीक है, वो लॉ के डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, और लॉ नहीं है। और इसको किसमें, इसको जो है कि किसने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, केशवानंद भारती के, जो कि बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। उसको जो है कि चैलेंज किया था इस बेसिस पे कि ये जो होता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 31 देख लेते हैं जो कि एग्जाम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें इसके बाद से क्या हुआ कि इसको जो है कि उसको हटा के, ठीक है, आर्टिकल 300 के अंदर में डाल दिया गया। 300 का ये था उसमें, ठीक है। इसमें अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसमें कि इसके बाद से जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेके ही बहुत सारे हमारे अमेंडमेंट्स आए थे, और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चेंजेस हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट पे जो है कि टसल्स हुए हैं, ये हमारे राइट टू प्रॉपर्टी वाले प्रोविजंस को लेके ही हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसको 1951 में लाया गया था। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
इसमें क्या किया गया, दो चीजों को ऐड किया गया। पहला क्या था, इसमें आर्टिकल 31A को ऐड किया गया, ठीक है। क्यों ऐड किया गया, इसमें क्या प्रोविजन से देख लेते हैं। इसमें था कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ ए पीपुल एंड बाय डूइंग सो आर्टिकल 14 एंड 19 ऑन नॉट बी वायलेटेड। इसमें मेंशन ये था कि आर्टिकल 31 के ए में कि यदि गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करती है, ठीक है, उस पर अधिकार करती है, तो वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम वगैरह जो भी है उस राइट को वायलेट नहीं करता है। आर्टिकल 31 में मेंशन था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और साथ ही साथ में जो कि 31A और 31B किसमें ऐड किया गया होगा, अगेन मैं बोल देता हूँ, ये 9 शेड्यूल में ऐड किया गया होगा, ठीक है, 9 शेड्यूल में। क्योंकि इसमें जो था कि अगर किसी एक्ट को या लॉ को डाल देते हैं तो उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर को यूज करके नहीं देख सकता, ठीक है। इसलिए जो है कि क्या किया गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने चालाकी किया कि ये दोनों जो आर्टिकल्स थे इनको जो है कि हमारे 9th शेड्यूल में डाल दिया। इसके बाद से 31 का बी देख लेते हैं, इसको भी 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया, इसमें क्या प्रोविजन थे, प्रोविजन इन आर्टिकल 31 का ए आर इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसको बोला गया 31 के बी में कि जो भी 9th शेड्यूल में हमारे एक्ट्स वगैरह लॉ जो भी हैं, ठीक है, उनको जो है कि जुडिशियल रिव्यू उन पे अप्लाई नहीं होता है। और इसको चैलेंज किस में किया गया, बहुत ही फेमस केस है हमारा वोमन राव केस, ठीक है। वोमन राव केस में इस प्रोविजन को आर्टिकल 31 का बी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है कि अमेंडमेंट एक्ट जो है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, 1971। इसमें क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 31 का सी ऐड किया गया आर्टिकल 31 में। और इसके साथ क्या क्या बोला गया है कि आर्टिकल 39 का बी और आर्टिकल 39 का सी, ठीक है, ये दोनों सुपीरियर है आर्टिकल 14 और 19 को, ठीक है। अगर कहीं पे आर्टिकल 39 बी और 39 सी आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट भी कर रहे हैं तो फिर भी इनको स्क्रैप नहीं कर सकते, इनको स्क्रैप नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों जो है कि सुपीरियर है, ठीक है। इन दोनों जो है कि आर्टिकल 14 और 19 से बड़े हैं। बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला आप लोगों को, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ कि मैंने यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें बोला गया है कि जो इंपॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट हुआ था ये था हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा आर्टिकल 31 से रिलेटेड है, ठीक है। 44 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 31 से रिलेटेड है, 1978 में आया था। इसमें क्या बोला, रिपील आर्टिकल 31, ठीक है, और एंड आर्टिकल 19(1)(f), इसमें दो आर्टिकल्स को और एक आर्टिकल का सबसेक्शन को रिपल कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि वो क्या था, आर्टिकल 31 था और साथ ही साथ में आर्टिकल 19(1) का एफ था। तो आप देख सकते हो कि कुछ अमेंडमेंट एक्ट हैं जो सीधे आर्टिकल 31 से रिलेटेड थे। इसमें कौन कौन से थे, इसमें जो है कि हमारा, ठीक है, इसमें हमारा कौन कौन से 14th है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है कि इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ में जो है कि 25 जो है कि आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। और ये जो है कि 44 जो आर्टिकल है हमारा, ठीक है, 44 अमेंडमेंट एक्ट है, ये हमारा आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। तो इस तरीके से पेपर में आपके पूछ दे कि फर्स्ट या 25 या 44 अमेंडमेंट एक्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, हमारे ये आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा कि आर्टिकल 33 देख लेते हैं। आर्टिकल 33 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 में क्या था कि इस तरीके के प्रोविजन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है कि हमारे आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सब पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो है कि इस बेसिस पे कोर्ट में कोई केस नहीं डाल सकता कि हमारे फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट हुआ है, अगर वो इन चीजों से बिलोंग करता है, जैसे वो आर्म फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री मिलिट्री से हो, पुलिस से हो। और इसके अंदर है, ठीक है, आर्टिकल 33 के अंदर जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, जैसे नेवी एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, एयरफोर्स एक्ट हो गया, पुलिस एक्ट हो गया, बीएसएफ एक्ट हो गया, लाया गया। अब हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 में क्या मेंशन है ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। जब इमरजेंसी हो कंट्री में, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो, तो इस कंडीशन में जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, 20 और 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है कि
सस्पेंड कर सकता है, और आप किसी कोर्ट में जाके ये नहीं कर सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें एक और चीज मेंशन है कि ये जो सस्पेंशन का ऑर्डर होगा प्रेसिडेंट का, उसको जो है कि दोनों हाउस से, ठीक है, दोनों हाउस, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों हाउस से सिंपल मेजोरिटी में पास करना पड़ेगा, दोनों हाउस से सिंपल मेजोरिटी में पास करना पड़ेगा। आर्टिकल 359 के अंदर में यदि प्रेसिडेंट जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं तो, इन कंडीशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 35 है, ठीक है, आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, ठीक है, नॉट पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट कौन है हमारा, आर्टिकल 16 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट, ऑर्डर और डायरेक्शन को जो है कि पारित करने के लिए दिया गया है। फिर आर्टिकल 33 हो गया, जो कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस एंड द फंडामेंटल राइट कैन बी गोन, ठीक है। आर्टिकल 34 हो गया। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे, इनके संबंधित जो भी कानून बनाएगा, ये अधिकार किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। ये अधिकार जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है। मैंने फिर इस बात को रिपीट कर दिया आपके सामने कि ये अधिकार हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इसमें क्या है, आर्टिकल 371 का है, ठीक है, आर्टिकल 371 का है जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल 371 के अंदर है जितने स्टेट्स हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। तो आर्टिकल 371 का ए देख लेते हैं, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई नागालैंड की बात की गई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से याद करेंगे कि आपको एक चीज याद होना चाहिए कि आर्टिकल 371 का ए का संबंध किससे है, हमारे नागालैंड से है। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन है नागालैंड को लेके, उसमें यह दिया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि उनके रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास को कोई नहीं छू सकता, फिर नागा का कस्टमरी राइट है, ये सब चीजें इसमें, ठीक है, इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। और अंदर आर्टिकल 371 के अंदर ये प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड डेट द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का होगा, ठीक है, और गुजरात का, ठीक है, उनका उनको लेके प्रेसिडेंट के पास जो है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा आर्टिकल 368 का 2, आर्टिकल 368 का 2 देख लेते हैं क्या क्या मेंशन है। इसमें क्या मेंशन है कि इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टू बी हेल्ड एज पर एस्ट, मतलब कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट की यदि पोस्ट खाली हो जाती है तो उनका जो है कि किस तरीके से इलेक्शन करके उनकी वैकेंट पोस्ट को फिल किया जाएगा, किसमें मेंशन है, आर्टिकल 68 का 2 में मेंशन है। अब आर्टिकल 72 देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो है कि पैराडोनिक पावर्स हैं, मतलब माफ करने की जो क्षमताएं हैं उसकी बात की गई है। तो 72 के अंदर में किसकी बात की गई है, प्रेसिडेंट का पावर है कि वो किस बेसिस पे किसको किसको माफ कर सकता है। और आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 161 में किसके पावर से, गवर्नर के पावर से। तो आर्टिकल 72 को देख लेते हैं, इसमें प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, एक्सटेंड टू कोर्ट मार्शियल, कोर्ट मार्शियल तक ये पावर है। उसके साथ साथ डेथ सेंटेंस को लेके, ऑफेंसेस अगेंस्ट यूनियन लॉ, ठीक है, इन सभी लॉज के अगेंस्ट जो है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर इस सभी कंडीशंस में किसी के ऊपर कोई चार्जेस हैं तो उनको इम्यून दे सकता है अपने इस पावर को यूज करके। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 161 की, तो इसमें एक चीज ये है कि जो कोर्ट मार्शियल है, ठीक है, और डेथ सेंटेंस है, इसको लेके जो है कि गवर्नर के पास पावर नहीं है। इनमें वो किसी को कुछ भी रियायत नहीं दे सकता है। ओनली ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट लॉ, ठीक है, बस इन्हीं कंडीशंस में जो है कि वो उनको दे सकता है इम्यूनिटी। और साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा, इसको हम जो है कि कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं यदि वो डिसीजन जो है कि आर्बिट्रेरी हो, रेशनल हो, मेलाफाइड हो और डिस्क्रिमिनेटरी हो, ठीक है। और इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है कि आर्बिट्रेरी नहीं होगा, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस देंगे गवर्नर को कि हाँ आपको ये करना है कि नहीं, किसी का डेथ सेंटेंस को लाइटर सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि नहीं, या समथिंग उसमें और इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं, ये सारी जो पावर है, ठीक है, वो यूज करेगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को पास करता है, किसी को देता है अपने अधिकार को यूज करके, किसी को इसमें रियायत देता है, तो वो उसको जो है कि अपने ऑर्डर के लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है कि उसको
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, गवर्नर कैन नॉट पैराडाउन, ठीक है, गवर्नर कैन नॉट पैराडाउन, ठीक है, माफी नहीं दे सकता है, बट कैन कम्यूट, रिमीट, रिस्पाइट एंड रिप्राइव ऑफ द डेथ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस के कंडीशन में उसको कम्यूट कर सकता है, कम कर सकता है, रिमीट कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है इन कंडीशन में। और यहाँ पे ना इन वर्ड्स को मेंशन किया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, पैराडॉन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, रिप्राइव का मतलब क्या होता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, हमारा आर्टिकल 131 देख लेते हैं। आर्टिकल 131 के अंदर में क्या क्या है हमारा, आर्टिकल 131 के अंदर क्या है, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 के अंदर में मेंशन किया हमारा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड स्टेट, और साथ ही में स्टेट वीएस स्टेट, ये दोनों के कंडीशन में जो है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। और ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 131 में मेंशन है। इस चीज को, आर्टिकल को याद कर लीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ में इसमें और भी कुछ है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आल्सो है कि जो है कि जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता है। और साथ ही साथ में आर्टिकल 131 में आता है। फिर जो है कि इसमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं, देख रहे हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया, मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हो गए, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय द स्टेट अगेंस्ट सेंटर, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी ईटीसी, ये सब क्या है हमारे आर्टिकल 131 के अंदर में आते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं। इसमें हम कुछ अदर जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं, क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो क्या है, कुछ एडवाइजरी पावर भी है जो आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन है। मैंने ऊपर जो बोला कि आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जबकि आर्टिकल 143 में क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। इसके साथ साथ जो है कि एपिटेलियट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पास है। फिर जो है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के पावर भी हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट्स हो गए, सेंटर के कुछ केसेस हो गए, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 136 देख लेते हैं। इसमें क्या मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड एग्रीवेट सिटीजन अपॉर्चुनिटी टू अपील मर्सी पेटिशन, ठीक है, मर्सी पेटिशन अप्लाई करने का इसमें कुछ पावर्स हैं। और इसके साथ ही साथ जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू प्रेजेंट डिसीजन, मतलब डिसीजन को, प्रेजेंट डिसीजन को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 142 देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि हाल ही में न्यूज में रहता है। इसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है कि यदि कोई इस तरीके का कुछ ऑर्डर है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने शब्द किसी ने पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट जुरिडिक्शन में पास सच डिक्लेयर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट, ठीक है, ये चीजें मेंशन है हमारे किसमें, आर्टिकल 142 में मेंशन है। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है कि ऑर्डर पारित कर सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा मे बी क्योंकि इसमें 6 to 9 पेजेस हैं, लेकिन आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें 60% क्वेश्चन बीपीएससी यूपीपीसीएस में इस एक पीडीएफ से आने वाले हैं, ठीक है, आप पढ़ के जाते हो तो आपके एक पीडीएफ से 60% क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। अब हम आर्टिकल 142 का 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, हम बात किया कि 142 में मेंशन है। 142 के 2 में क्या मेंशन है, कॉन्फर्ड की 3 डिफरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 तरीके के डिफरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट के मेंशन है। ये इसमें देख लीजिएगा, इसमें ये पॉज करके जो आर्टिकल्स है ना उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है, बस वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज्यादा हम डीप में भी जाके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डीप में ऑलरेडी हम पॉलिटिकल लेक्चर्स आपके लेंगे, जिसका हमने सुप्रीम कोर्ट का जो पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पूरा अच्छे से हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिकल 145 में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है कि एस्टेब्लिश करने का पावर किसमें है, चीजें मेंशन किसमें है, आर्टिकल 145 में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते हैं जब, तो इसमें कितने, एटलीस्ट कितने जजेस होने चाहिए, 5 जजेस होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होने चाहिए, एटलीस्ट 5 जजेस होंगे तभी हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलेंगे, ठीक है। और किसके द्वारा ये बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सीजीआई के द्वारा बनाया जाता है।
और इसमें क्या होता है, इसमें करते क्या है लोग, इसमें करते हैं डिसाइड एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कोई भी लॉ जो नेसेसरी हो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो जब इस तरीके के कुछ मैटर्स आते हैं तो उसको लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है कि सुप्रीम कोर्ट गठित करता है। अब आर्टिकल 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है, इसमें पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है फॉर न्यू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्योंकि न्यू स्टेट बना सकता है, यूनियन टेरिटरी बना सकता है, दोनों ठीक है। साथ ही साथ में इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है उनके एरिया को, फिर जो है कि उनके बाउंड्रीज को चेंज भी कर सकता है, और उसके साथ ही साथ उनके नाम को चेंज कर सकता है। ये सभी चीजें किसमें मेंशन है, आर्टिकल 3 में मेंशन है। लेकिन जो इसमें एक और कंडीशन मेंशन है कि ये जो सारे जो बिल्स होंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे, वो जो है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही जो है कि पार्लियामेंट में सबमिट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिकल 249। 249 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, if Rajya Sabha passes any of the subject of the state list with a special majority declaring subject to have a national importance on that subject, Parliament acquires power to legislate। ठीक है, यदि जो है कि राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ कोई इस तरीके से पारित कर दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको लेजिस्लेट कर सकता है, उस पर कोई लॉ ला सकता है। ठीक है, और ये पावर कितने साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे कि ये पावर कितने साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, और इसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पावर किसमें मेंशन है, हमारे आर्टिकल 249 में मेंशन है ये पावर। ओके ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 101। ठीक है, 101 के अंदर आर्टिकल में क्या क्या है, इफ अ पर्सन इज चूजन एज ए मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट, यदि कोई व्यक्ति है जो कि पार्लियामेंट के किसी दो सीटों से जीत जाता है, तो उसको अपने पार्लियामेंट का कोई एक सीट जो है कि वेकेंट करना पड़ेगा। ये प्रोविजन किसके अंदर मेंशन है, ये हमारे मेंशन है आर्टिकल 101 के अंदर में। फिर नेक्स्ट इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 102। ठीक है, 102 102 में देख लेते हैं। 102 में क्या है कि इफ क्वेश्चन वेदर एमपी सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अंदर आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ यदि सब्जेक्ट का कुछ मैटर है, ये हमारे 102 के अंदर में आता है। इसमें क्या मेंशन है कि देन क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन आता है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगा इसके मैटर में। और इसमें जो है कि उसमें अपना ओपिनियन कौन देगा, ओपिनियन देगा हमारा इलेक्शन कमीशन, और ये ओपिनियन किस तरीके का होगा, ये बाइंडिंग नेचर का होगा, मतलब इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। फिर आर्टिकल जो है कि हम 340 देख लेते हैं। इसमें क्या मेंशन है, एम्पावर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमीशन को गठित कर सकता है। आर्टिकल 342 में क्या मेंशन है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर विल स्पेसिफाई, किसी ट्राइब है, कोई कम्युनिटी है किसी स्टेट में, उसको जो है कि हमको ऐसे एसटी डिक्लेयर करना है, तो वो उस प्रेसिडेंट जो है कि उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके, ठीक है, उसको जो है कि एसटी का दर्जा दे सकता है। और इसके साथ ही साथ में ये भी मेंशन है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर टू मेक अमेंडमेंट टू द लिस्ट ओनली थ्रू लॉ। इस जब जो है कि इसमें हमारे प्रेसिडेंट ने दे दिया किसी को, तो एक लिस्ट हो गया, उस लिस्ट के अंदर जो है कि अमेंडमेंट ओनली पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, वो भी लॉ के द्वारा। ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव या आर्बिट्रेरी ऑर्डर के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए पार्लियामेंट को बाकायदा लॉ लाना पड़ेगा, तभी जो है कि उसमें चेंजेस कर सकता है। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं 350 का। इसमें क्या है कि इसमें ये बोला गया है कि मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, जितने भी हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि उनको प्राइमरी स्टेज एजुकेशन जो है या समथिंग जो भी है, वो उनके मदर टंग में दिया जाएगा। ठीक है, जिनको मातृभाषा है उनकी, जो लोकल का भाषा है। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है 350 का बी देख लेते हैं। 350 के बी में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जितने भी हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होंगे उनके लिए जो है कि एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की प्रोविजन जो है हमारा आर्टिकल 350 बी में है। आर्टिकल 350 का 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है, यूनियन टू प्रमोट हिंदी, हिंदी की प्रमोट करने की बात किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 351 में की गई है। साथ ही साथ में आर्टिकल 352 का
3 देख लेते हैं। इसमें क्या है, डिफाइन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को डिफाइन किया गया है कि कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक अंडर द आर्टिकल 75। इसका डेफिनेशन कहाँ है हमारा, ये हमारा 350 को 52 का 3 में है। अब हम कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं कि कुछ हमारे अमेंडमेंट जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पहला अमेंडमेंट क्या है, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको कब लाया गया था, 1951 में लाया गया था। और इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, इसमें पहला प्रोविजन क्या था कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये पहला प्रोविजन था हमारा, किसमें था, आर्टिकल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर में। साथ ही साथ में इसके द्वारा आर्टिकल 31 का ए ऐड किया गया, जिसका रिलेशन किससे था, लैंड रिफॉर्म से था। इसमें जो है कि 31 का बी भी ऐड किया गया, ठीक है। और इसको जो है कि 31 का बी जो है कि 9 शेड्यूल में डाला गया, ऐड किया गया। और 9 शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन थे कि इसको, इस पे जो है कि जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ में जो है कि 25 अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके अंदर जो है कि आर्टिकल 31 का सी इंसर्ट किया गया, ठीक है। और इसमें ये बोला गया कि जो डीपीएसपी है वो 39 का बी और सी, ये जो है हमारा 14 और 19 जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से उससे सुपीरियर है। इसमें चौथा क्या चीज ऐड किया गया, फोर्थ क्या था इसमें, एडेड 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम एंड स्पीच। 3 और ग्राउंड्स ऐड किए गए जिसके बेसिस पे हम जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पहला क्या था हमारा, पब्लिक ऑर्डर। दूसरा क्या था, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, देख सकते हो ना आप ये। और तीसरा क्या था, इंसिटमेंट ऑफ ऑफेंस। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट क्या था, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में आया था। इसमें क्या था, इसमें इसमें जो है कि हमारा क्लासिफिकेशन था स्टेट का ए बी सी कैटेगरी में, जो को इस क्लासिफिकेशन को एबोलाइज कर दिया गया, ठीक है, एबोलाइज कर दिया गया। और साथ ही साथ में हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड करके यूटी तक कर दिया गया। यूटी का भी जुरिडिक्शन जो है कि हाई कोर्ट देख सकता है। और एडिशनल और एक्टिंग जजेस को अपॉइंट करने का प्रोविजन हाई कोर्ट में जो है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसमें जो है कि इसके थ्रू जो है कि इंसर्ट किया गया एआईजीएस का कॉन्सेप्ट, जिस जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे था। इसमें क्या था, इसको एआईजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। जिसको जो है कि आर्टिकल 312 में मेंशन किया गया। और इसके थ्रू क्या किया गया, इसके थ्रू क्या था, क्रिएटिंग सेंट्रलाइज कैडर पोस्ट फॉर द ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, इसके थ्रू करना था। इसके साथ ही साथ जो है कि इसमें ऐड कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में। क्या क्या वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड को। और जो है कि कुछ इसमें पहले से जो है कि हमारे स्टेट लिस्ट में कुछ थे, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर्स हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। इन सभी को जो है कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब कि अब इन पे जो है कि स्टेट और हमारा सेंटर दोनों लोग बना सकते थे। इसके साथ साथ 3 डीपीएसपी को ऐड किया गया है। इसलिए देखिए इतनी सारी चीजों को इसमें ऐड किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसको जो है कि हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ठीक है, इन सभी चीजों को ऐड किया गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एक डीपीएसपी था जिसको ऐड किया गया। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, आपको पता होगा 48 का ये जो हमारा आर्टिकल, ठीक है। इन सभी चीजों को हमारा जो है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके साथ ही साथ हमारा जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको पार्ट 4 का ए में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें एक और चीज दिया गया कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस, कैबिनेट के एडवाइस के अंदर जो है कि पूरा का पूरा बाउंड होगा हमारा प्रेसिडेंट। इसमें एक प्रोविजन क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन था, जो कि आर्टिकल 323 में आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स किस आर्टिकल के अंदर में आते हैं, आर्टिकल 323 के अंदर में आते हैं। इसके साथ ही साथ जो है कि कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कट करने का प्रयास किया गया इस अमेंडमेंट के अंदर में। तो जो अमेंडमेंट में, जिस इस अमेंडमेंट के अंदर में जो भी हमारे कुछ त्रुटि थे, मतलब जो फॉल्ट थे, उन फॉल्ट को दूर करने के लिए हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया। इसमें क्या प्रोविजन थे, इसमें प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक वंस एडवाइस ऑफ कैबिनेट, एडवांस जो कैबिनेट का एडवाइस होगा उसको एक बार जो प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है। लेकिन कैबिनेट यदि फिर से जो है कि उस चीज को प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाउंड हो जाता है। इसमें जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म रिवेलियन से। साथ ही साथ में जो है कि प्रेसिडेंट
जो है कि नेशनल इमरजेंसी ओनली रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट के रिटन एडवाइस पे ही जो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको जो है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या था इसमें, इसके राइट टू प्रॉपर्टी का जो प्रो था आर्टिकल, इसको जो है कि ट्रांसफर करके एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को, और इसको आर्टिकल 300A में मेंशन किया गया। जबकि जो है कि आर्टिकल 31 को वैसे रहने दिया गया, और इसमें जो आर्टिकल 31 का बी, 31 का बी, 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी थे, ये स्टिल प्रेजेंट है हमारे उसी सेक्शन में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट क्या था, ये अमेंडमेंट हमारा 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो है कि 10th शेड्यूल, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया किस अमेंडमेंट के द्वारा, 52वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर 61 देख लेते हैं, 61 में क्या था, इसमें क्या कर कि जो है कि वोटिंग का जो एज है 21 से जो है कि 18 रिड्यूस कर दिया गया। इस तरीके से पेपर में पूछ दिया कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में जो वोट देने का अधिकार था 21 से 18 कर दिया गया था, कौन सा था ये हमारा, ये था हमारा 61 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्या हमारा 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया था, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रोविजन थे, प्रोविजन था कि दिल्ली यूटी गिवन स्पेशल स्टेटस, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, और साथ ही साथ में इसको सिटी ऑफ दिल्ली बोला जाने लगा, और इसमें कुछ मेंबर्स ये सब थे, इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रोविजन था, इसमें प्रोविजन थे कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, आर्टिकल 21 का ए ऐड किया गया। इसमें क्या था 21 के में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 एज, ठीक है, 6 से 14 साल के जो भी बच्चे थे उनको जो है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई आर्टिकल 21 का ए के अंदर में। इसके साथ साथ जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, कौन सा आर्टिकल 51A का के। इसमें क्या मेंशन है, 51A का के एक फंडामेंटल ड्यूटी था जिसको जो है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर में ऐड किया गया था। इसमें क्या प्रोविजन था, ड्यूटी ऑफ पेरेंट गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट या गार्जियन की है। इसके साथ ही साथ जो है कि डीपीएचपी को अमेंड किया गया, और इसमें जो है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 ईयर, ये चीज को मेंशन किया गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें अमेंडमेंट 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको कितने मेंबर हो गए, इसको रिस्ट्रिक्ट करके कितना बोल दिया गया, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इससे ज्यादा आप जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोगों को नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है कि हम 92 देख लेते हैं इसमें, ठीक है, 92 अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 2003 में आया था। इसमें क्या था, इसमें जो है कि 4 लैंग्वेजेस को, ठीक है, एथ शेड्यूल में हमारे 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। लैंग्वेजेस कौन कौन से थे, बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संताली था। अब उससे मिला के कितने लैंग्वेजेस हो गए थे, 22 लैंग्वेजेस हो गए थे। 97 अमेंडमेंट एक देख लेते हैं जो 2002-11 में आया था। इसमें क्या था, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेब्लिश करने की बात हुई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का संबंध किस अमेंडमेंट एक्ट से है, 97 अमेंडमेंट एक्ट से है, ठीक है, 97 अमेंडमेंट एक्ट से संबंध किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। और इसमें जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आर्टिकल 19 के अंदर में जो कि फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, और एक डीपीएसपी इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या था 43 का भी। इसमें क्या बोला गया, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगेंस्ट रिलेटेड कौन सा था हमारा, आर्टिकल 43 का बी था। और साथ ही साथ में जो है कि इसमें एक पार्ट ऐड किया गया, इस पार्ट का नाम क्या था, 9 के बी में जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को डाला गया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है किस आर्टिकल देखते हैं, 243 का जेड और 243 जेड टी, ये सबका संबंध किससे हमारा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, 101 अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 में आया था, ठीक है, 2016 में आया था। इसके संबंध किससे, जीएसटी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मैं रिपीट करता हूँ। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 2016 में आया था, इस संबंध किससे है, जीएसटी से है। और ये हमारी यूपी पीसीएस या बीपीएससी के पेपर में ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुका है। फिर इसके बाद से 102 अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, 2018 में आया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि आर्टिकल जो है कि 330 बी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके थ्रू जो है कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा किसको दिया गया, एनसीबीसी को दिया गया, और किसके अंदर, आर्टिकल 330 बी के अंदर में, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है। इसके बाद से 103 देख लेते हैं, 103 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2013 में आया था, और इसके अंदर जो है कि 2 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। ये कौन कौन से आर्टिकल थे, 15 का सी और आर्टिकल 16 का सी। तो ये दोनों आर्टिकल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि
किस किस आर्टिकल के थ्रू जो है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया, कौन कौन से आर्टिकल थे, आर्टिकल 15 का सी और आर्टिकल 16 का 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें 104 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जो है कि 2019 में लाया गया। इसमें क्या था, इसमें जो है कि एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन था, इसको लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको इंक्रीज करके 2030 तक कर दिया गया। ठीक है, तो बाकी अब इसमें हमारा जो भी इंपॉर्टेंट था हमने उन सभी चीजों को इसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना डे 1 का पॉलिटी का वीडियो, ठीक है, पॉलिटी का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। ये वीडियो में भी हो सकती है थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि देर अबाउट 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन जो है कि इस एक पीडीएफ से आने वाले, एक वीडियो से आने वाले हैं। तो आप इसको कैसे स्किप कर सकते हो, आप खुद सोचो। यूट्यूब पे जाओगे, बड़े बड़े वीडियोस होते हैं 4 घंटे 5 घंटे के मैराथन क्लासेस, लेकिन पढ़ने के बाद से आउटपुट क्या होता है, बहुत ही जीरो का समान, जीरो, नियर अबाउट जीरो होता है। लेकिन आप इस एक वीडियो को देखते हो तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 60% नहीं आएगा, हम तो कुछ करते हैं 40% आपका आउटपुट आ जाए। आप इसको इंक्रीज करके 60% तक ले जा सकते हो। और जो है कि पेपर में 60% क्वेश्चन जो है कि इस एक वीडियो के दम पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही साथ में हमने इतना मेहनत किया आपके लिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने हो सके ना, जब अपने फ्रेंड्स सर्किल में इस चीज को सर्कुलेट कीजिए। इस तरीके का एक इनिशिएटिव चल रहा है आज, इसके थ्रू जो है कि जो भी फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियली जिनका कंडीशन अच्छा नहीं है, वो बच्चे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और जितना हो सके उससे फायदा लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।